हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन। अब ऑब्वियसली अगर आप टॉपिक का नाम देखो तो इजीली डिफाइन होता है कि हम इसमें एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले ये जो टर्म लिखी है न्यूक्लियर, इससे रिलेटेड कुछ एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो चीज़ आती है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली सबसे पहले न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो न्यूक्लियर जो वर्ड आता है, न्यूक्लियर वर्ड मीन्स कि न्यूक्लियर फिजिक्स, ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किसके साथ डील करती है, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो जितने न्यूक्लियस या न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये डील करती है। ठीक है, अब और देखें कि हम न्यूक्लियर आ गया, दैट मीन्स जो एटम है, एटम के सेंट्रल पार्ट में जो न्यूक्लियस होता है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात। अब डायरेक्टली उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आएंगे सीधा इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं, बट कौन से बेसिस के ऊपर? सबसे पहले जो है वो पार्टिकल एक्सेलरेटर, जैसे नाम बताता है कि वो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज पार्टिकल डिटेक्टर्स। पार्टिकल्स हमारा एक्सरेज हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को मेजर करता है। तो ये सारी अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसे डेवलप किए गए थे न्यूक्लियर स्टडीज़ के लिए जो कि यूज़फुल है। सिर्फ पहले इनिशियली तो सिर्फ और सिर्फ वो न्यूक्लियर स्टडीज़ के लिए डेवलप किए गए थे, बट फिर आगे देखा गया कि साइंस के जितने अलग अलग फील्ड्स थे, जैसे कि केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, इन सारे फील्ड्स में उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है एंड दे आर वेरी एप्लीकेबल इन दीज थिंग्स। अब सबसे पहले अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो उस इंस्ट्रूमेंटेशन में मेजरिंग बेस या फिनोमिना जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो मेन होता है इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड मैटर, कि पार्टिकल मैटर के अंदर किस तरह से इंटरेक्ट करता है एंड हमारे पास किस तरह से आगे रिजल्ट मिलता है। जब सबसे पहले बात करूं कि उसमें होता क्या है, कि अब इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन किसका, एक इंसिडेंट पार्टिकल हो गया या इंसिडेंट रेडिएशन हो गया एंड एक मटेरियल रखा हुआ है, मैटर रखा हुआ है। तो जब भी एक कॉलिमेटेड बीम, मतलब एक बीम, पैरेलल बीम जो है उसको कॉलिमेटेड बोलते हैं। मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स, दैट मीन्स उन सब की एनर्जी सिंगल है, वो किसी एक पीस ऑफ मटेरियल से पास करें तो क्या होता है, उसमें बेसिकली तीन चीज़ होंगी। पहली चीज़, उसमें मल्टीपल स्कैटरिंग होगी। क्यों? क्योंकि होगा ये कि हमारे पास यहाँ पर कोलिमेटेड बीम है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या है कि मैटर के अंदर या मटेरियल के अंदर रखे हुए जो एटम्स हैं उन एटम से कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा एंड स्कैटरिंग होगी। और हर एक स्कैटरिंग में जो इंसिडेंट पार्टिकल है या मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे। ठीक है, और कुछ एनर्जी लूज़ करके किसी एक पर्टिकुलर एंगल में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब जब पार्टिकल बीम जो है बाहर निकलेगी उस पीस ऑफ मैटर से, तो उसके पास ये जो बाहर निकली हुई जो बीम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब वो उनके साथ कोलाइड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कुछ एनर्जी जो है वो वहाँ पर लूज़ कर देंगे और हमें पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी अलग हो गई है। ठीक है, पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं वो मटेरियल के साथ इंटरेक्ट ही ना करें, वो बिना किसी चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एंगल के बाहर निकल जाएं एज इट इज़। तो ये जो बीम है वो सेम डायरेक्शन में बाहर निकलती है एंड उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड प्रोसेस ये हो सकता है या थर्ड चीज़ ये हो जाता है, पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करें, इंसिडेंट पार्टिकल और जो मैटर है वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करे और उस वजह से क्या है कि वो एक सिंगल स्ट्रोक में मैटर से एक्सपेल हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। ये तीन मेन प्रोसेस हो सकता है जब
पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल या हाई एनर्जी पार्टिकल या रेडिएशन है वो किसी एक मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है या उसके ऊपर इंसिडेंट होता है। ठीक है, ये जो फिगर है ये फिगर यही शो कर रही है कि पहला वाला जो हमने फर्स्ट केस बात की, फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या है, ये इंसिडेंट कॉलिमेटेड बीम है, ठीक है, ऑफ सिंगल एनर्जी। ये क्या हो रही है, जब ये मैटर के अंदर एंटर होती है, यहाँ पर एंटर होने के बाद ये उसका क्या है, कोर्स है, सीधा डायरेक्शन में इस तरह से चल रही थी, बट वो इस पर्टिकुलर एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हो गई। और ये जो इमर्जेंट रे है, ये रे बोलूँ या पार्टिकल्स बोलूँ, जब ये बाहर निकलते हैं तो इनकी जो ई है वो लेस देन ई नॉट से कम होती है। ठीक है, अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, दूसरे केस में बोला था कि हो सकता है वो इंटरेक्ट करे या ना करे। जब वो इंटरेक्ट नहीं करती है तो वो जो पार्टिकल्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहे थे, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन नॉट ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये सारे जब बाहर निकलते हैं और यहाँ से यहाँ तक इस थिकनेस में ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने के बाद वो इंटरेक्ट नहीं करते एंड एज इट इज़ वो बाहर निकल जाते हैं विद द सेम एनर्जी। ये हमारे दोनों प्रोसेस जो हैं वो दोनों प्रोसेस इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें कि हमने ये देखा कि पार्टिकल जो है पीस ऑफ मैटर से पास करते हैं। जब भी वो किसी पीस ऑफ मैटर से पास करें दे लूजेस एनर्जी, क्योंकि हम लोगों ने फिगर में यहाँ देखा कि ये जो हमारी फर्स्ट फिगर है, इस फिगर में जो एनर्जी है वो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है, कम हो जा रही है। ठीक है, अब एनर्जी कम हो रही है तो क्या होगा कि उसमें चेंज आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग फिगर देखेंगे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस पेनिट्रेशन डेप्थ है। ठीक है, ये हमारा फिगर 2 है। अब इस फिगर में अब क्या किया है कि फिगर 2 हो गया। अब फिगर 2 जो है उसमें हमारे पास क्या है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इमर्जेंट रे इन द केस 1। अब केस 1 क्या हो गया, पहले जब वो एनर्जी लूज़ कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो एनर्जी थी, हमारे पास जो एनर्जी है ये डेल्टा ई है, ये एनर्जी है किसकी, इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट बीम और जो इमर्जेंट बीम निकली थी उनके बीच में डेल्टा ई निकली। ई नॉट जो है, ये ई नॉट हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट बीम की एनर्जी, और ई जो हो गया वो क्या हो गया, इट इज़ द एनर्जी ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, इमर्जेंट पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी में लॉस हुआ, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी डिक्रीज होगा, कि जैसे एनर्जी से ई नॉट की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा फिगर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिगर थर्ड की बात करें जिसमें कि हमारा ग्राफ है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ये देखो, ये वाली जो लाइन है दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गई डेप्थ, दैट मीन्स डिस्टेंस हो गया, कितने डिस्टेंस तक पार्टिकल्स पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, तो एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने एंटर हो रहे हैं, एन नॉट अपॉन 2 क्या हो गया, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। और आर नॉट क्या है, आर नॉट ऐसी पेनिट्रेशन डेप्थ है या ऐसा डिस्टेंस है, जब इंटरफेस पे इंटरेक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करेंगे तो आर नॉट पर जब वो पार्टिकल्स पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हाफ हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू एन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि वो क्या है, पूरे के पूरे हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो एट सफिशिएंट लार्ज पेनिट्रेशन डेप्थ तो पार्टिकल्स क्या है, रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल एंटर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ और अपनी एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो सक्सेसिव कोलिजन के बाद उनकी एनर्जी लूज़ होती जाती है और अल्टीमेटली क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे जाके सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और पार्टिकल के पास एनर्जी ख़त्म तो दे विल स्टॉप मूविंग। और ये जो रेंज है इसकी वैल्यू क्या है, वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएंगे, इंटरेक्शन ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, और जो फ्लक्चुएशन इन रेंज जो है कि मान लो रेंज चेंज हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज
स्ट्रैगलिंग, इट इज़ नोन एज स्ट्रैगलिंग। पूरी की पूरी रेंज है, इसको हम लोग स्ट्रैगलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने ये फिगर समझ लिए। अब क्या हो गया, मान लो हैवी चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे कि प्रोटॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, या फ्यूजन की वजह से जो फ्रैगमेंट्स निकले हैं वो क्या है, इस टाइप का बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि उनकी एक डेफिनेट रेंज होती है गैस, लिक्विड या सॉलिड्स में। अगर मान लो इंसिडेंट पार्टिकल जो है उसका लार्ज मोमेंटम है, तो क्या है कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, स्कैटरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं। पर क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं, किस वजह से, होस्ट पार्टिकल, जिस मटेरियल के अंदर वो जा रहे हैं, या तो उसको उसके एटम्स या पार्टिकल्स को एक्साइट करते हैं या उसको आयनाइज करते हैं। इस तरह से उनकी एनर्जी लूज़ होती है, बट वो खुद ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। और उनकी जो एंड पार्ट है, उनकी मोशन का जो एंड पार्ट है, उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हैं। अब एनर्जी ज़्यादा लूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्या हो गया कि जैसे जैसे पार्टिकल इंटरेक्ट करता जाएगा उसकी एनर्जी लूज़ होती जाएगी। एनर्जी लूज़ हुई तो मोमेंटम कम हो गया, मोमेंटम कम हुआ तो उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है पार्टिकल्स के साथ, होस्ट पार्टिकल के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि इट विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा करेगा होस्ट पार्टिकल के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है पर यूनिट लेंथ ऑफ पाथ, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी v। ठीक है, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ द माइनस डी के बाई डी एक्स। अब के क्या हो गया, ये के काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर माइनस लगा है, दैट मीन्स दिस मीन्स दैट कि चेंज इन एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1/ν, ये भी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये बोल सकते हैं कि माइनस डी के बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, जहाँ पर सी क्या हो जाता है, एक हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाता है, और ये किसके, हर एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये आ गया। अब इसके बाद आगे बात करें तो ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए कि मान लो हमारे पास माइनस डी के बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी अपॉन वी, हम लोग लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब आगे हमको ये पता है कि डी के बाई डी एक्स जो है हमको उसको किस तरह से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डी के बाई डी वी एंड डी वी बाई डी एक्स। इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो डी वी, तो डी के बाई डी वी एंड डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डी के बाई डी वी या डी वी बाई डी एक्स लिखें तो यहाँ पर क्या है, डी के बाई डी एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, और आगे क्या है कि ये ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस सी अपॉन वी। अब डी के बाई डी एक्स को मैं माइनस सी अपॉन वी भी लिख सकता हूँ, और हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब क्या किया, इस काइनेटिक एनर्जी के को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वी, तो उस केस में क्या हुआ, डी के अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू एम वी डी वी। ये कहाँ से आ गया, ये ऐसे आया कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, एम मास ऑफ द पार्टिकल है, कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, ट्वाइस ऑफ वी बचा, टू इधर आया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एम वी बचा और साथ में डी वी आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी चीज़ें आ गई, पहले हमारे पास डी के बाई डी एक्स आ गया, दूसरा हमारे पास डी के बाई डी वी आ गया। ठीक है, अब डी के बाई डी एक्स और डी के बाई डी वी आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है इसको उठा के हम लोगों ने सेकंड में डाल दिया, इन दोनों थर्ड और फोर्थ को सेकंड में डाल दिया। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली डी के अपॉन डी एक्स जो हो गया वो सी अपॉन वी हो गया, यहाँ पर ये सी अपॉन वी लिख दिया, और यहाँ पर नेक्स्ट है डी वी बाई डी एक्स जो है डी के बाई डी वी है उसका एम वी डी वी लिख दिया, एंड डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगेन हम लोग थोड़ा और रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं माइनस एम वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है,
क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये v इधर राइट हैंड साइड में चला गया, तो mv² आ गया dv, और साथ में जो dx है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम माइनस ऑफ mv² dv इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ dx लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है r जो हम लोगों ने यूज़ करेंगे वो आ जाएगा हमारा रेंज। ठीक है, आगे अब मान लो r जो है r इज रेंज एट x इज इक्वल्स टू r, v इज इक्वल्स टू 0 एंड एट x इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू v0। ये dx नहीं, x है हमारे पास। x r पे वेलोसिटी 0 और x 0 पे वेलोसिटी इंसिडेंट वेलोसिटी ये है। ये कैसे आया हमारे पास, ये जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये जो फिगर था ये था कि जैसे इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, और जैसे जैसे पार्टिकल जो है आगे की तरफ जाता है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो जब वो रेंज r तक पहुंचता है तो r तक पहुंचने पर वो क्या हो जाएगा, r तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है, जो लास्ट इक्वेशन थी, हम लोगों ने इस इक्वेशन को कैसे इंटीग्रेट किया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से, माइनस mv² dv, तो माइनस m कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा और v² dv बचेगा, और राइट साइड में c कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा और dx बचेगा। तो हम लिख सकते हैं उसको m ऑफ कहाँ से कहाँ तक, अब लेफ्ट हैंड साइड है तो v0 से 0 तक मैक्सिमम टू मिनिमम, v0 से 0 तक, और जो c dx है वो 0 से r तक। ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, उसकी रेंज हो गई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, और लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी हो गई, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ जब वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट हुआ और 0 तक वो आ गए। ठीक है, अब इसी को आगे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, तो v² का क्या आ गया, माइनस m एज इट इज़ है, v² का क्या आ गया, इट इज़ v³/3। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू r, 0 वाला 0 हो जाएगा और r जो बचेगा हमारे पास वो कैपिटल r आ गया। तो यहीं से हम लोग v0³ की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर m क्या है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो CR/m हो गया, 3 CR/m हो गया, और यहाँ पर बचा C'/r। अब ये जो C' है उसको हम लोगों ने 3c/m की जगह लिख दिया। ठीक है, इट इज़ 3c/, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है, c जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, एंड प्लस साथ में m जो मास है वो भी ऑब्वियसली कांस्टेंट हो गया। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 8, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द गीगर्स रूल्स, कई जगह गाइगर्स रूल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज़ नोन एज गाइगर्स रूल। तो ये जो रूल है वो अप्रॉक्सीमेटली होल्ड करता है किसके लिए, हैवी चार्ज पार्टिकल्स के लिए, और वो क्या है, एक रिलेशन दे रहा है रेंज और एनर्जी के बीच में। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में रेंज है और लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी, दैट मीन्स एनर्जी है। तो अगर हम लोगों को रेंज ऑफ पार्टिकल पता है किसी एक मीडियम में, तो हम उसकी एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। यही हमारा पार्टिकल डिटेक्शन का मेन बेस बनता है कि अब पार्टिकल्स अलग अलग एनर्जी के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज किया है, हर एक पार्टिकल की अलग अलग एनर्जी है। तो किसी एक मैटर में, मटेरियल में कोई भी एक पार्टिकल कितनी रेंज तक जा सकता है, कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकता है, तो वो रेंज अगर हमको पता है तो पार्टिकल की एनर्जी पता कर सकते हैं, और अगर पार्टिकल की एनर्जी पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल है। तो दिस इज द पार्टिकल डिटेक्टर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है वो क्या है कि शो करती है कि रेंज है किसकी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स की इन एयर एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है कि ये जो हमारा फिगर है इसमें ये बता रहा है कि किसका, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी। ठीक है, अब क्या हम देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए अल्फा पार्टिकल की रेंज जो है वो कम है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की रेंज ज़्यादा है, इनकी रेंज ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू
प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहीं तक जाता है और यहाँ पर ये प्रोटॉन यहाँ तक जाता है सिर्फ। तो जो चार्ज और मास है अल्फ़ा पार्टिकल का वो ज़्यादा होता है एट इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो बोल सकते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल, अब मास ज़्यादा है तो वो स्लोली मूव करेगा तो इंटरेक्शन विद मैटर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी है रेडिएशन पर यूनिट डिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने -dk/dx लिखा, उसको स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम भी बोलते हैं। क्योंकि क्या है कि वो स्टॉपिंग पावर, दैट मीन्स उसकी एनर्जी लूज़ हो रही है तो पार्टिकल रुक रहा है, ठीक है। और वो हर एक पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल जिस मटेरियल में इंटरेक्ट कर रहा है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी लेवल है अलग अलग मटेरियल के वो डिफरेंट होते हैं, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी सबके लिए अलग अलग या डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट एरिया, वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ मटेरियल के। तो बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। अब अगर हम लोग -dk/dx ये जो टर्म है उसको 1/ρ/dk/dx से चेंज कर लें, जहाँ पर कि रो क्या डेंसिटी हो जाती है, तो इस तरह से हम लोग स्टॉपिंग पावर डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए, और उनकी जो स्टॉपिंग पावर है वो कंपेरेबल हो सकती है कि भाई किसकी स्टॉपिंग पावर कौन सी है और किसकी कौन सी है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लिया हम लोग लेते हैं कि अगर मान लो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के प्रोटॉन है एयर में, उसकी रेंज क्या है 1.4 kg/m², ठीक है, और 1.7 kg/m² एल्यूमिनियम में। एयर में प्रोटॉन्स जिनकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी एयर में 1.4 और एल्यूमिनियम में 1.7 kg/m² है, और कॉपर की 2.1 kg/m² आ गई, ठीक है। अब हम लोग कंसिडर करते हैं, ये हमने पहला केस किया कि जब वो अभी तक किया कि जब वो इंटरेक्ट कर रहा है तो इंटरेक्शन के बाद किस तरह से एनर्जी लॉस होती है। अब अगर मान लें कि दूसरा केस लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो अनइंटरप्टेडली बिना किसी इंटरेक्शन के वो बाहर निकल जाता है मटेरियल से बिना किसी हार्म के, ठीक है, तो एज ए सिंगल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की तरह बाहर निकल जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अगर पहुंचते हैं तो उसको हम लोगों ने अज्यूम कर दिया लेट इट बी nx। तो जो नंबर ऑफ इंटरेक्शन है पर यूनिट लेंथ इज x एट x इज प्रोपोर्शनल टू nx, क्योंकि जितने पार्टिकल होंगे उतने ही इंटरेक्शन होंगे। तो बोल सकते हैं अगर ये पार्टिकल रुकते हैं इस यूनिट लेंथ में, ठीक है, तो दैट मीन्स वो अगर रुकते हैं तो वो बीम से लॉस्ट हो गए। तो बोल सकते हैं -dn/dx इज प्रोपोर्शनल टू nx, एंड यहाँ पर हम लोगों ने -dn/dx इज इक्वल्स टू μnx लिख दिया। अब यहाँ पर म्यू जो है उसको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोल दिया मटेरियल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी किसी एक मटेरियल के अंदर, दैट इज गिवन बाय दिस फैक्टर म्यू। तो अब क्या है, ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 10, इसको इंटीग्रेट करें, -dn/dx माइनस उधर भेज सकते हैं, तो dn/dx का इंटीग्रेशन n हो गया, ठीक है, nx हो गया, और राइट साइड में जो nx है इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा n0 e⁻⁻ μ(x), क्योंकि 1/में आ जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो n0 है वो नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, और nx जो है वो क्या है, एक एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो कर रहा है। कहाँ पर, ये देखो, ये nx जो है वो ये एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो कर रहा है। तो इस लॉ, ये जो एक्सपोनेंशियल लॉ है, ये कौन से वाले पार्टिकल शो करते हैं, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। इस केस में जो है हम लोग रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, बट रेंज की बजाय हम लोग क्या है,
मीन फ्री पाथ कंसिडर करते हैं। अब ये जो मीन फ्री पाथ क्या होगी, ये क्या होती है, ये एक एवरेज डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। मान लो दो कोलिशन नंबर 1, मान लो एक पार्टिकल है वो दूसरे और तीसरे के साथ कोलाइड कर रहा है। जब पहला पार्टिकल दूसरे के साथ कोलाइड करता है, वहाँ से लेके तीसरे कोलिशन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एवरेज डिस्टेंस। और वो एवरेज डिस्टेंस अब दूसरे और तीसरे के साथ इंटरेक्ट किया, तीसरे और चौथे, चौथे और पांचवे, तो हर एक इंटरेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो मीन जो है उसको हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और उसकी वैल्यू 1/μ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्वालिटेटिव नेचर है, ठीक है, अगर मैं nx और x के बीच में ग्राफ शो करूँगा तो वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, n0 क्या था, हमारा इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं। तो जैसे जैसे जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के अंदर डिस्टेंस x ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस x ट्रैवल करते हैं किसी पार्टिकल के अंदर, तो जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका नंबर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये तो था हमारा सेकंड केस में। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है मटेरियल के अंदर, तो उसका एनर्जी लॉस किस तरह से होगा। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब अंदर एंटर करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्लो डाउन होंगे। अगर मान लो उनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है तो वो कैसा होगा, हैवी चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का जो एनर्जी लॉस है वो बराबर होगा। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है ड्यू टू आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन कोलिशन प्रोसेस, ये यहाँ पर होगा। इस तरह से लॉस ऑफ एनर्जी होगी यहाँ पर। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक लाइट पार्टिकल होता है और वो आसानी से डिफ्लेक्ट हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर कोलिशन में और बीम से बाहर निकल सकता है। और ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो फ्यू कोलिशन जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से रुक सकता है, क्योंकि लाइट पार्टिकल है आसानी से रुक जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पर रेंज जो है अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर सकते हम इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो वो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं और अपनी वेलोसिटी एकदम से चेंज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, एक्स रेज को इमिट करते हैं और अपनी एनर्जी लूज करते हैं। इसको हम लोग ब्रेमस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, दैट मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशन। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको ब्रेमस्ट्रॉन्ग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो है ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ई एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। तो जो जब इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब वो राइट हैंड साइड ट्रैवल करेगा तो यहाँ से ट्रैवल करते करते ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कूलम्ब फील्ड है, ये न्यूक्लियस क्या है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपना वो जो कोर्स है वो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर घुसा, कूलम्ब फील्ड के अंदर घुसा और अपना वो कोर्स चेंज कर देता है, पाथ चेंज कर देता है। और जब वो अपना पाथ चेंज करता है तो यहाँ पर जो है वो एनर्जी रिलीज करता है h के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी E थी एंड देन बाद में उसकी एनर्जी E' होगी। तो ये जो इस एनर्जी का डिफरेंस है, दैट मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल लूज हो रहा है उस पार्टिकल की एनर्जी बेसिकली एक्स रेज जो हुई वो E- E' होती है। अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहला था हमारा एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब है हमारा एनर्जी लॉस ऑफ फोटोन। जब कोई भी फोटोन मैटर के थ्रू पास होता है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है बेसिकली 3 प्रोसेस की वजह से। पहला हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कह सकते हैं कॉम्पटन इफेक्ट एंड थर्ड वन इज पेयर प्रोडक्शन। अब एक एक करके बात करते हैं इन सब के बारे में। पहला अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो एटम है वो एब्जॉर्ब करता है फोटोन को और उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है आउटर मोस्ट शेल से, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हो गया, फोटोन जो है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और उससे स्कैटर हो जाता है। और थर्ड पेयर प्रोडक्शन में क्या है, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है वो ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर कूलम्ब फील्ड के अंदर होता है जो कि एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करता है।
अब हम दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स में प्रीडोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा डोमिनेट वही करता है जिसमें कि जिनकी एनर्जी लेस देन फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होती है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो होना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और अगर थर्ड की बात करें पेयर प्रोडक्शन की, तो जो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, तभी जाके वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर मान लो एनर्जी 2.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है काफ़ी, तो बाकी जो एनर्जी है कहाँ से 1.0 से 2.02 ये जो रेंज है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एनर्जी इम्पार्ट कर देगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा एनर्जी। तो अगर मान लो हम काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन के लिए एक और इक्वेशन है जो कि वैलिड होती है। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन की जो इक्वेशन है वो यहाँ आती है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ डिस्टेंस x इट इज़ गिवन बाय Ix इज इक्वल्स टू I नॉट e रेज टू पर माइनस म्यू एक्स। यहाँ पर जो हमारा I नॉट जो आ रहा है, I नॉट जो है वो इंसिडेंट इंटेंसिटी है लाइट की, Ix जो है इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस s हो गया, वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। दैट मीन्स म्यू जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो लास्ट में ये जो फिगर है, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यूज ऑफ म्यू, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बता रहा है किसका? लेड का। लेड के अंदर, अब लेड के अंदर मान लो फोटोन, अलग अलग एनर्जी के फोटोन्स अगर इंसिडेंट होते हैं तो किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो स्केल है ये म्यू बता रहा है, एब्जॉर्प्शन बता रहा है, और यहाँ पर जो है वो एनर्जी बता रहा है, और ये जो एनर्जी है वो लॉग स्केल में है, इसीलिए यहाँ पर 0.1, 1, 10, 100, 1000 इस तरह से स्केल बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अलग अलग उसके लिए एनर्जी की देखें, तो ये जो एनर्जी दिख रही है, ये जो कर्व है, ये कर्व क्या बता रहा है? पेयर प्रोडक्शन का, कि जैसे एनर्जी जो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है। अब अगर गामा बीम की बात करें तो गामा बीम इस तरह से है, गामा बीम इस तरह से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह से ये जो कर्वेचर है इस तरह से आ जाता है। ठीक है। और इन सब का जो टोटल जो आता है वो हम लोग ये जो कर्व है इस कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन लास्ट ये जो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा कि किस तरह से जो पार्टिकल है वो इंटरेक्ट करता है जब वो मैटर के अंदर एंटर करता है। तो उसमें बेसिकली 3 प्रोसेस हो सकते हैं। पहला वो जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो स्कैटरिंग एक्सपीरियंस कर सकता है। दूसरा मे बी इट डू नॉट इंटरेक्ट एट ऑल विद द मटेरियल, या तीसरा इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है कि वो जो है वो मैटर से सिंगल स्ट्रोक में ही एक्सपेल आउट हो जाए। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मैटर। थैंक यू।